हेलो दोस्तों, आप हैं हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम मौली पर। कहाँ पर हैं? टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। कहाँ पर हैं? टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर हैं। और यहाँ पर हम आपके लिए फ्री प्रशिक्षु बैच लेके आए हैं। क्या लेके आए हैं? इस बैच का हमारे नाम है प्रशिक्षु बैच। ठीक है, ये आपके लिए क्या है, एकदम आपके लिए फ्री है। और इसमें आपके लिए कोई भी चार्ज नहीं होगा किसी भी क्लासेस के लिए। और आपके लिए फ्री पीडीएफ मिलेंगी, फ्री क्लासेस मिलेंगी एंड फ्री नोट्स मिलेंगे। ठीक है, और आपके लिए राजन सीरीज भी फ्री कराई जाएंगी। तो आप हमारे इस प्रशिक्षु बैच से जल्द जुड़ जाइए, ताकि आप अपने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स ला सकें और आप अपना एक अच्छा स्कोर बना सकें सभी सब्जेक्ट्स में। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम अपना जो टाइम टेबल है वो देख लेते हैं। पहले हम थोड़ा इसको रफ कर देते हैं। यहाँ पर जो हमारी पहली क्लास होगी वो होगी 11 बजे होगी। इसमें मैं आपको क्या हिंदी पढ़ाऊंगी, ये मेरी क्लास होगी। ठीक है, उसके बाद आपको संस्कृत पढ़ाएंगी, अंजलि मैम पढ़ाएंगी और इनकी टाइमिंग होगी 4 बजे की। और फिर आपकी क्लास होगी, मैथ्स की क्लास होगी, ये आपकी 6 बजे क्लास होगी। ठीक है, आपको रंजीत सर पढ़ाएंगे। हमारे इस प्रशिक्षु बैच में आपको एकदम बेसिक से सब कुछ मिलेगा, पूरा कंटेंट मिलेगा। ठीक है, और सारी क्लासेस मिलेंगी। और जब क्लासेस हो जाएंगी तब राजन सीरीज और प्रैक्टिस सेट भी आपको कराए जाएंगे। ठीक है, और आप हमारे साथ अगर नोट्स बनाना चाहते हैं हमारे साथ साथ, तो आप नोट्स बना सकते हैं। अगर आप नोट्स बनाना नहीं चाहते हैं तो आपको उसके लिए आपके जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो आपके लिए पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, तो या आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे इस प्रशिक्षु बैच से जोड़िए। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। ठीक है, और आप हमारे इस प्रशिक्षु बैच में किसी भी क्लासेस को मिस ना कर सकें। चलो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं आप के लिए जो हिंदी करा रही हूँ, चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपके लिए डीएलएड, चलो पेन चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपके लिए डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस करा रही हूँ और इस सब्जेक्ट का नाम है हिंदी। क्या नाम है? हिंदी नाम है। और ये हमारा प्रश्न पत्र संख्या क्या है? षष्ठम है, सिक्स्थ। क्या है? सिक्स्थ है। और ये हमारा आज क्या है? पार्ट 3 है। क्या है? पार्ट 3 मैं आज आपको कराऊंगी। इससे पहले कि आप पार्ट मेरे प्ले लिस्ट में जाके मेरी बाकी की क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसका पार्ट फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट जो है आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आप भी ज़रूर देखिए पहले, क्योंकि आप जब तक वो नहीं देखेंगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, क्या कौशल्स कर रहे हैं। तो कौशल में हम आज क्या करेंगे? लेखन कौशल करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या किया था? वाचन कौशल किया था। इसे आप क्या कहते हैं? पठन कौशल भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? पठन कौशल भी बोलते हैं। वाचन कौशल किया था। अब आज हम जो है लेखन कौशल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो यहाँ पर पहले हम सबसे पहले देखेंगे लेखन कौशल का अर्थ और उसकी परिभाषा देखेंगे। क्या देखेंगे? लेखन कौशल का अर्थ देखेंगे और उसकी परिभाषा जानेंगे। ठीक है, क्या होती है। तो देखते हैं। लेखन का अर्थ है भाषा विशेष में स्वीकृत लिपि प्रतीक के माध्यम से विचारों तथा भावों को अंकित करने की कुशलता। ठीक है, कि हम कैसे अपने भाव को और अपने विचारों को जो है बता सकते हैं, लिख मतलब कि दूसरे को संकेत द्वारा बता सकते हैं, आप ये कह सकते हैं यहाँ पे। तो अधिकांशतः सभी भाषाओं की अपनी एक क्या होती है? लिपि व्यवस्था होती है। ठीक है, सभी भाषाओं की अपनी एक लिपि होती है। ठीक है, और इन लिपि प्रतीकों को वे ही समझ सकते हैं जिन्हें उस भाषा की लिपि व्यवस्था का ज्ञान हो। जैसे हमारी भाषा हिंदी है, तो हमारी हिंदी भाषा की लिपि क्या है? आप बताएंगे मुझे क्या है लिपि। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट किए मुझे कि हमारी हिंदी भाषा की
भाषा की लिपि क्या है हमारी? ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी जल्दी बताना है। जल्दी जल्दी बताइए आप कि इसकी लिपि क्या होगी। इससे आशय यह है कि लेखन के द्वारा, चलो इसको रफ कर देते हैं, थोड़ा साफ सुथरा होगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा पढ़ने में भी, कि लेखक द्वारा लिपिबद्ध विचारों तथा भावों को वे ही पढ़ या समझ सकते हैं जिन्हें उस भाषा तथा लिपि की व्यवस्था का अच्छा ज्ञान हो। ठीक है, वही समझ सकते हैं जिनको उस लिपि का ज्ञान होगा। स्पष्ट है कि लेखन लिपि प्रतीकों के माध्यम से विचारों तथा भावों को अभिव्यक्ति का क्या है, एक साधन है। जो हमारा लिपि प्रतीक होता है वो हमारी विचारों और भावों को व्यक्त करने का क्या होता है, एक साधन होता है। ठीक है, केवल वाणियों की रचना तथा शब्दों के अनुलेखन को लेखन नहीं कहा जा सकता। ठीक है, लेखन व्यवस्था के विभिन्न घटकों से परिचित होना तथा लिपि प्रतीक के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति करना लेखन के क्या है, आवश्यक अंग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो लेखन के जो अंग हैं वो भी हैं। ठीक है, लिपि प्रतीक होते हैं हमारे। यही कारण है कि चित्रकार, पेंटर तथा टंकित करने वाले को लेखन का ज्ञाता नहीं माना जा सकता है। ठीक है, लेखन कुशलता के लिए भाषा विशेष तथा उसकी लिपि व्यवस्था की पर्याप्त जानकारी जरूरी है। ठीक है, लगभग यहाँ पर आपसे यही कहा गया है कि आप जब तक किसी भाषा की लिपि, अगर आप लिपि के बारे में नहीं जानते हैं अपनी भाषा की, तो आप अच्छे से लेखन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक अच्छा लेखन जो है कि कुशलता वही होती है जिसमें अच्छी विशेष भाषा और लिपि की व्यवस्था जो है, आपको पर्याप्त जानकारी उसकी हो। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे हम राइटर के अनुसार देखेंगे इसकी जो लेखन की डेफिनेशन या इसका अर्थ। अन्य भाषा तो हमारी, तो ये किसके अनुसार है, रॉबर्ट लैंडो के अनुसार है। अन्य भाषा में लेखन कौशल सीखने से लेखन व्यवस्था के परंपरागत प्रतीकों को लिपिबद्ध करना और लिखते समय लेखक ने मौन अथवा उच्चारित रूप से प्रयुक्त किया हो या दोहराया हो। या तो आप लिखते समय, मतलब इसमें यही कहा गया है, या तो आप लिखते समय मौन होकर लिख सकते हैं या उसका उच्चारण के द्वारा भी उसको लिख सकते हैं या दोहरा के उसे लिख सकते हैं। ठीक, इस प्रकार स्पष्ट है कि अन्य भाषा में लेखन कौशल सिखाने का अर्थ छात्रों को उस भाषा की लेखन व्यवस्था से परिचित कराना है। ठीक है, लेखन कौशल का यही मतलब अर्थ है कि लेखन जो हमारी व्यवस्था है भाषा की, उसको क्या है, छात्रों को अच्छे से बताना है। इसमें भाषा की लिपि व्यवस्था तथा उसकी विशिष्टताओं की जानकारी के साथ साथ उस भाषा का पर्याप्त ज्ञान जरूरी है तथा लिपि प्रतीकों के माध्यम से विचारों को अभिव्यक्त संभव है। ठीक है, जो अगर लिपि होगी तो हम अपने विचारों को क्या है, अच्छे से अभिव्यक्त कर पाएंगे। ठीक है, दूसरे के समक्ष जो है प्रस्तुत कर पाएंगे। अगर हम उसे बोल के अच्छे से नहीं समझा पा रहे हैं तो हम उसे लिख के उसे अच्छे से समझा सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक भाषा की अपनी पारस्परिक लेखन व्यवस्था होती है और सभी भाषा जो है, उर्दू है, फारसी है, इंग्लिश है, हिंदी है, इन सभी की क्या है, अपनी अपनी एक क्या होती है, लिपि होती है और एक लिखने की एक अलग तरीके से व्यवस्था होती है। ठीक है, इसके व्यक्तिगत अभिरुचि के अनुसार परिवर्तन नहीं किया जा सकता है कि व्यक्ति चाहे कि इसे परिवर्तन कर ले कि नहीं हम ऐसे नहीं सीखेंगे। हम जो अगर व्यक्ति मान ले कि हम स्वर नहीं सीखेंगे, ठीक है, कि स्वर से स्टार्ट नहीं करेंगे हम सीखना, हम तो क ख ग से करेंगे, मतलब व्यंजन से, कि सीखना हम व्यंजन से शुरू करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। सबसे पहले जो है बच्चे को, व्यक्ति को जो है स्वर ही सीखना है। यही हमारी क्या है, लिपि की व्यवस्था होती है, यही एक लिखने का अच्छा
एक अच्छी व्यवस्था बनाई गई है, ठीक है। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता व्यक्ति की रुचि के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि व्यक्ति के रुचि के अनुसार ऐसे परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अतः भाषा की अन्य विशिष्टताओं के साथ लिपि प्रतीकों की रचना की योग्यता लेखन कौशल की प्रमुख विशेषता है, ठीक है। लेखन कौशल की क्या है, प्रमुख विशेषता है जो हमारे लिपि प्रतीक होते हैं। और लेखन को भाषा का गौड़ कौशल एवं विचारों को आंशिक अभिव्यक्ति माना गया है, ठीक है। जो लेखन में जो भाषा होती है वो क्या होती है, गौड़ होती है, और विचारों को क्या है, आंशिक अभिव्यक्ति माना जाता है। भाषा का उच्चारित रूप ही वस्तुतः पूर्ण माना जाता है, ठीक है। कि बस भाषा का उच्चारित रूप ही वस्तुतः पूर्ण माना जाता है, ठीक। उच्चारित रूप उसका जो है पूर्ण माना जाता है। अब आगे देखते हैं, उम्मीद है आपको इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब हम लेखन कौशल का महत्व देखेंगे। क्या देखेंगे, लेखन कौशल का महत्व के बारे में जानेंगे कि क्या क्या इसका महत्व होता है। तो भाषा शिक्षण में विशेषकर अन्य भाषा शिक्षण में लेखन कौशल का विशेष महत्व है, ठीक है। और लेखन कौशल का महत्व के अनुसार निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर जो है इसको लाया गया है। तो इसमें पहला क्या होगा, इसका पहला महत्व है भाषा के लिपिबद्ध प्रतीकों का मानव सभ्यता के विकास में विशेष योगदान रहा है। इसके माध्यम से क्या है, इसके माध्यम से मानव जाति की मान्यताएं लिखित सामग्री के रूप में सुरक्षित रहती हैं और क्रमशः एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को क्या है, संक्रमित होती हैं। भाषा हमारी क्या होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। जैसे हमारे दादाजी ने जो भाषा सीखी है, ठीक है, वही भाषा क्या है, हमारे पिताजी ने सीखी है, और उसी भाषा को क्या है, हम सीखेंगे। क्या हम उसी भाषा को, उसी लैंग्वेज को जो है हम सीखते हैं। तो हमारी जो भाषा होती है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, ठीक है। इसका यही क्रम होता है। और आगे क्या, मानव अपने पूर्वजों के जीवन, उनके आदर्श जीवन मूल्य की लिपिबद्ध सामग्री के माध्यम से ही भली भांति परिचित होता है, ठीक है। इसके विकास में दिशाएं इसके द्वारा ही पृथक होती हैं कि हम जो हैं अपने पूर्वज हैं और अपने जो आदर्श हैं, उनके मूल हैं, उन सबको लिपिबद्ध सामग्री के माध्यम से जो है भली भांति परिचित होते हैं, और उसी को लेकर हम आगे अपनी दिशा में बढ़ते हैं और उसी का विकास करते हैं, उसका मार्ग प्रशस्त करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। और सेकंड इसमें इसका महत्व है, इसको रफ कर लेते हैं पहले। अब सेकंड इसमें इसका महत्व है कि अन्य भाषा में लेखन कौशल के विकास द्वारा अन्य भाषा भाषी जन समुदाय के साथ विचारों का आदान प्रदान संभव होता है, ठीक है। कि हम अन्य भाषा भाषी वाले जन समुदाय में जाते हैं तो वहाँ पे क्या है, विचारों का आदान प्रदान क्या होता है, अच्छे से हो पाता है, अगर लेखन कौशल का अगर विकास हो गया है। तो इसके माध्यम से वह व्यापक क्षेत्र में अपने विचारों तथा भावों को संप्रेषित करने के समर्थ होता है, ठीक है। संप्रेषित करने में क्या हो जाता है, समर्थ होता है। और लेखन के अभाव में विचारों की अभिव्यक्ति संभव नहीं है कि हम केवल बोल के ओनली क्या है, हम केवल बोलकर हम अपने विचारों को नहीं कर सकते हैं। केवल ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें लेखन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्या है, हमें लेखन भी बहुत ही जरूरी है। किसी का कि लेखन भी बहुत जरूरी है, मतलब कि विचारों का आदान प्रदान करने के लिए, संप्रेषण करने के लिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं इसका महत्व क्या है।
अब इसका महत्व जो है क्या है, ये महत्व मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ आपको। महत्व तो थर्ड इसका पॉइंट है, लेखन कौशल के माध्यम से छात्र का ज्ञान क्षेत्र क्या होता है, विस्तृत होता है। वह विधि प्रकार से सामग्री एवं विविध विषयों के संबंध में न केवल लेखन के आधार पर जानकारी प्राप्त करता है, बल्कि क्या करता है, ठीक है, लेखन के आधार पर जानकारी प्राप्त करता है, बल्कि अपने भावों और जो विचार हैं, भावों विचारों को लिपिबद्ध करने की योग्यता अर्जित करता है, ठीक है। और ज्ञानात्मक तथा भावात्मक सामग्री का गहन अध्ययन तथा तथ्य संबंधी विचारों की स्थायी अभिव्यक्ति की कुशलता लेखन के माध्यम से ही क्या है, संभव है। तो एक टाइप से आप कह सकते हैं कि लेखन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हमारे जो हैं सारे कौशल इम्पोर्टेंट हैं और सारे कौशल्स का अपना अपना एक अलग रूल है और एक अलग तरीका है, ठीक है, और उनका महत्व भी अलग है। अब यहाँ पर हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं, इसका क्या है, इसका फोर्थ है मातृभाषा तथा अन्य भाषा में लेखन कौशल के विकास। लेखन कौशल का विकास भाव प्रकाशन के स्थायी तथा व्यापक रूप पर क्या है, अधिकार प्राप्त करने का साधन है। और लेखन भाव प्रकाशन का व्यापक एक शक्तिशाली माध्यम है तथा भाषा सीखने का चरम सोप है। भाषा सीखने का जो हमारा लास्ट सोप होता है, जो लास्ट जो तरीका होता है, वो क्या होता है, लेखन ही होता है। सबसे पहला बताइए, सबसे पहले बच्चा क्या कौन सा कौशल के द्वारा सीखता है, तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले बच्चा क्या, श्रवण कौशल के द्वारा सीखता है, क्या, श्रवण, ठीक है। सबसे पहले बच्चा सुनता है केवल, जब वो बचपन में एकदम बोलना नहीं सीखता है, क्या करता है, पहले सीखता है, पहले वो सुनता है, पहले ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सुनता है। अब सुनता है, वो सुनता ही थोड़ा ना रहेगा, फिर धीरे धीरे क्या है, वो बोलना सीख जाता है, क्या, बोलना सीख जाता है। और उसके बाद क्या है, वो फिर वो पढ़ना सीखता है, क्या सीखता है, पढ़ना। और सबसे बाद में क्या है, वो लेखन सीखता है, क्या है, लेखन। तो फर्स्ट हमारा कौशल ये होगा और लास्ट कौशल हमारा क्या होगा, ये वाला होगा। फोर्थ नंबर का हमारा कौशल क्या होगा, लेखन कौशल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इनका आपको सीक्वेंस याद रखना है, आपसे सीक्वेंस भी पूछा जाता है कभी कभी। आगे देखते हैं, इस कुशलता के विकास द्वारा अन्य भाषा के छात्र को अपने भावों तथा विचारों की अभिव्यक्ति का एक सबल साधन उपलब्ध होता है, ठीक है। जो अन्य भाषा के लोग हैं, अगर वो बोल नहीं पाते हैं, अगर उन्हें लिखना आता है, मतलब तो वो लिख के अपनी बात को क्या अभिव्यक्त कर सकते हैं, ये बता सकते हैं हमें, ठीक है। अब आगे देखते हैं, वह जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा मनोरंजन के उद्देश्य से लेखन कौशल का प्रयोग कर सकता है, ठीक है। क्या है, लेखन कौशल का प्रयोग कर सकता है। और लेखन पर अधिकार प्राप्त करने से छात्र में न केवल आत्मविश्वास का भाव उत्पन्न होता है, बल्कि रचनात्मक कुशलता का भाव भी जागृत होता है। भाषाई उपलब्धि की यह चेतना आगे चलकर क्या है, ज्ञान विज्ञान की विभिन्न दिशाओं में प्रेरणा का स्रोत बनती हैं, क्या, जो है ये आगे जाके जो है बहुत ही प्रेरणा का स्रोत बन जाती हैं भाषाई उपलब्धियाँ। तो हमारी सारी जो भाषा उपलब्धियाँ वो सारी ही इम्पोर्टेंट है, और लेखन तो अपने आप में एक इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि इसके द्वारा हम अपने जो भावों विचारों को जो बोल के किसी को नहीं समझा पाते हैं, तो हम उसे लिख के जो है अभिव्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं। आपको क्लास अच्छी लग रही है तो केवल देखते ही नहीं जाइए,
लाइक भी करिए, शेयर भी किए एंड सब्सक्राइब भी करिए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या है हमारे इस टारगेट बैच से जोड़िए, टारगेट एग्ज़ाम ओनली से जोड़िए। और ये हमारा बैच क्या है, प्रशिक्षु बैच है। चलिए अब हम आगे देखते हैं, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, वो खिचड़ा पक जाएगा वरना। अब आगे देखते हैं इसके बारे में। इसका और फिफ्थ महत्व है कि लेखन कौशल साहित्यिक सर्जन का मूल आधार है। लिपि प्रतीकों के माध्यम से विचारों तथा भावों को शाश्वत अभिव्यक्त साहित्य के रूप में ग्रहण करती है। जैसे हमारे जो पुराण है, महापुराण हैं, हमारे ग्रंथ हैं, क्या हमारे ग्रंथ हो गए, ठीक है, पुराण हो गए, इनके द्वारा ही तो हमें मतलब हमारी प्राचीन चीज़ों की जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसकी जानकारी मिलती है। अगर इनको भी क्या लेखन कौशल के द्वारा ही लिखा गया होगा कि वहाँ उस टाइम जो लेखन कौशल अच्छे से हुआ होगा, तभी तो आज हम इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं और अपनी जो प्राचीन सभ्यता है, संस्कृति है, उसके बारे में जान रहे हैं। और जो साहित्यिक इतिहास वगैरह हैं वो भी हैं हमारे इसी के द्वारा आते हैं। तो क्या है, यद्यपि भाषा के मौखिक रूप द्वारा ही साहित्यिक सृजन होता है, परंतु वह अत्यंत सीमित और देश काल से नियंत्रित होता है। व्यापक धरातल पर साहित्य की अभिव्यक्ति को स्थायित्व प्रदान करने का गौरव लेखन कौशल से ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, जो हमारा साहित्य है उसको जो गौरव प्राप्त हुआ है, मतलब उसको जो उपलब्धियां मिली हैं, तो वो किसके द्वारा मिली हैं, हमारे लेखन कौशल के द्वारा ही मिली हैं। अगर हम उस टाइम अगर इन सब चीज़ों को नहीं लिखा जाता तो हम आज अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को नहीं पहचान पाते। ठीक है, अब कोई पुराने मतलब कि उस समय का कोई व्यक्ति थोड़ा ना बचेगा जो आपको आके बताएगा कि ऐसी संस्कृति थी, ऐसा ये सब था, ऐसा संभव नहीं था। तो इसीलिए क्या है, ये हमारे जो साहित्यिक वगैरह हैं, हमारे ग्रंथ हैं, पुराण हैं, वेद हैं, ये लिखे गए हैं। और ये क्या है, हमारे इसी लेखन कौशल का बहुत ही बड़ा जो है, बहुत बड़ा क्या है, उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आप उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। अब 6 पॉइंट देखते हैं क्या है, लेखन कौशल का महत्व इस दृष्टि से भी स्वतः स्पष्ट है कि प्रत्येक लेखन व्यवस्था के साथ उसकी संस्कृति भी क्या है, समृद्ध रहती है। लेखन के माध्यम से समृद्ध संस्कृति का संरक्षण होता है, संवर्धन होता है, संक्रमण होता है। ठीक है, कि एक से दूसरे में जाती है। ये वो वाला संक्रमण नहीं है, आप इसको वो संक्रमण मत समझिए। ये संक्रमण का यहाँ पर ये तात्पर्य है कि हम अपने पूर्वजों से सीखते हैं, फिर हमारे पिता सीखते हैं, फिर हम अपने पिता से हम सीखते हैं, और फिर हमसे जो हमारे आने वाली पीढ़ी आगे सीखेगी। ठीक है, यहाँ संक्रमण का मतलब यही है। और लेखन कौशल से क्या है, थोड़ा रफ करते हैं इसे, लेखन कौशल से परिचित होने के साथ साथ छात्र अपनी संस्कृति से भी क्या है, परिचित होता है। इस प्रकार अन्य भाषा का अध्याय जो होता है, लेखन कौशल के माध्यम से ही भाषा में निहित संस्कृति की जानकारी प्राप्त करता है। और लेखन कौशल का महत्व जो है इस दृष्टि से स्वतः स्पष्ट है। तो आप समझ ही गए होंगे कि लेखन कौशल का महत्व जो है क्यों है। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं लेखन कौशल के बारे में। अब हम लेखन कौशल के क्या जानेंगे, टाइप्स जानेंगे। यहाँ पे हम कलर चेंज करते हैं क्योंकि हमारा पिंक कलर का ही हमने पेन का कलर ले रखा है। तो लेखन कौशल के प्रकार, तो कितने प्रकार का होता है लेखन कौशल, हमारा होता है सुलेख। 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। ठीक है, कौन सा है, सुलेख है पहला, दूसरा क्या है, अनुलेख है, फिर थर्ड क्या है, श्रुतलेख है। अब हम देखेंगे कि सुलेख मतलब क्या होता है। सुलेख का मतलब सुंदर लेख, क्या होता है, सुंदर लेख। ठीक, और अनुलेख का मतलब क्या होता है, आपको पता है, अनुलेख का मतलब जल्दी जल्दी बताइए क्या होता है। अनुलेख का हमारा मतलब क्या है, सेकंड वाले का
इसका मतलब है कि जिसमें मतलब छात्र जो है नमूने के द्वारा लिखते हैं, मतलब हम उनके डॉट डॉट करके आ बना देते हैं। आपने देखा हो ऐसा बना होता है, और इस पे बच्चे को क्या है ऐसे करके दोहराना पड़ता है। ये हमारा क्या होता है, अनुलेख होगा। आपने देखी होंगी आजकल बहुत सारी जो बुक्स आती हैं जिनमें जो है जो जो हमारे बड़ होते हैं, छोटा बड़ा वगैरह, क ख ग घ, तो इनके लिए क्या डॉट डॉट बने होते हैं, तो उस पे बच्चे को क्या है अंडरलाइन करना पड़ता है। ये हमारा क्या होता है, अनुलेख होता है। ठीक है, क्या होता है, अनुलेख। अब श्रुतलेख देखते हैं। श्रुतलेख मतलब सुन के लिखना, क्या है, सुन के लिखना। ये हमारे श्रवण कौशल में भी आता है। किसमें आता है, श्रवण, ये हमारे श्रवण कौशल में भी आता है श्रुतलेख। और श्रुतलेख का मतलब क्या है, सुन के लिखना। ठीक है, किसी चीज़ को हमने सुन लिया और लिख लिया। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, मैंने आपको बताया था अपनी फर्स्ट क्लास में श्रवण कौशल जब कराया था, तो क्या है, इमला है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, इमला है। इसको थोड़ा रफ करते हैं। तो श्रुतलेख का मतलब क्या है, सुन के लिखना। क्या है, सुनकर लिखना। एग्जाम्पल हमारा क्या होगा, इमला। इसका एग्जाम्पल हमारा होगा इमला, होगा श्रुतलेख का। और मैंने आपको बताया कि श्रुतलेख क्या है, आपके श्रवण कौशल में भी आता है। ये मैंने अपनी फर्स्ट क्लास में बताया है। अब आगे चलते हैं। सुंदर लेख, ये मैंने जो लिखा है वो सुंदर लेख तो नहीं है, तो आप इसे सुंदर लेख ना समझें। अब आगे देखते हैं। अब हम इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि श्रुतलेख और अनुलेख और जो है शुलेख क्या है। शुलेख, सुंदर लेखन। क्या है, सुंदर लेखन को हम क्या कहते हैं, शुलेख कहते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया था, शुलेख का लेखन कौशल शिक्षा में जो है विशेष स्थान होता है। ठीक है, जो है ये हम जब बच्चों को सिखाते हैं तो इसका बहुत ही ध्यान रखा जाता है सुलेख का, क्योंकि जब तक बच्चे की राइटिंग अच्छी नहीं होगी उसकी, तो उसको जो है उसे हम सुंदर लेख नहीं कहेंगे। ठीक है, तो इसमें जो हमारी मात्रा वगैरह हैं, मात्रा है, कॉमा है, विराम है, ये सब का जो है ध्यान रखा जाता है। ठीक है, और सेकंड हमारा क्या है, सेकंड हमारा है क्या है, अनुलेख। क्या है, अनुलेख, तो किसी लिखाई का हूबहू अनुकरण, मतलब नकल करना। क्या है, हूबहू अनुकरण, अनुकरण, अनुलेखन या अनुलिपि कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुलेख या अनुलिपि कहलाता है। मैंने अभी आपको बताया था कि हम डॉट डॉट बना देते हैं, ऐसे हल्का हल्का लिख देते हैं कि हल्का हल्का लिख दिया टीचर ने। ठीक है, और उसके ऊपर बच्चे को क्या है, डार्क करना है। क्या करना है, डार्क करना है। तो ये क्या हो गया, नकल हो गया। ठीक है, एक तरीके से। इसमें छात्र शिक्षक, इसमें छात्र शिक्षक के जो आदर्श लेखन का बिल्कुल हूबहू क्या करता है, अनुकरण करते हैं। शिक्षक बोर्ड या कॉपी में वर्ण या शब्द लिख देता है और बच्चे देखकर ठीक वैसा ही लिखने का क्या है, करते हैं, अभ्यास करते हैं। ये आपका क्या आएगा, अभ्यास आएगा। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है, अभ्यास, यहाँ पे आपका अभ्यास आएगा, अभ्यास करते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे आप शुलेख और अनुलेख। अब हम देखते हैं श्रुतलेख। श्रुतलेख क्या है, ध्वनि श्रुतलेख में छात्र सुने हुए को क्या है, लिखते हैं। इस प्रकार का लेखन ही श्रुतलेख कहलाता है। सुने हुए को मतलब कि क्या है, सुन लिया, पहले क्या किया, सुना, फिर उसके बाद क्या हुआ, लिखा। ठीक है, तो सुने हुए को लिखना श्रुतलेख कहलाता है। ठीक है, तो श्रुत लेखन के सुंदरता, श्रुतलेख के सुंदर तथा शुद्धता पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और श्रुतलेख में बच्चों को पूर्ण शब्दों का
पूर्ण शब्दों का क्या होता है, ज्ञान होता है, ठीक है। इससे वह क्या होते हैं, स्पष्ट तरीके से लिख पाते हैं, ठीक है। क्या है, उसे स्पष्ट तरीके से लिख पाते हैं। और कभी कभी आपसे जो है श्रुत लेख और अनुलेख में जो है अंतर पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है थोड़ा। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब लिखना सीखने की विधियाँ। अब हम क्या जानेंगे, इसकी विधियों के बारे में। अब हम क्या जाएंगे, इनकी विधियों के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे, इनकी विधियों के बारे में देखेंगे कि लेखन शिक्षण के लिए हम कौन कौन सी विधियाँ अपना सकते हैं, ठीक है, बच्चों को लिखना सिखाने के लिए। तो वर्णों को लिखने सिखाने के अनेक विधियाँ हैं जिनका वर्णन निम्नलिखित है। तो उसमें हमारी सबसे पहली विधि क्या होती है, अनुकरण विधि। क्या होती है, अनुकरण विधि। देखते हैं अनुकरण विधि क्या है। इस विधि के माध्यम से सामान्यतः विद्यालय में लिखना सिखाया जाता है। इस विधि में शिक्षक स्टैंड पर या श्यामपट्ट पर इस विधि में शिक्षक स्लेट पर या श्यामपट्ट पर वर्ण जो है लिख देता है और उसका अनुकरण करके छात्र स्वयं वैसे ही वर्ण लिख लेते हैं। इस प्रकार से विद्यार्थी शिक्षक के हाथ के परिचालन को देखकर उनका अनुकरण वैसे ही अपनी स्लेटों पर नकल कर लेते हैं, ठीक है। और सुलेख की पुस्तिकाओं में पहली पंक्ति लिखी होती है, शेष पूरा पृष्ठ छात्र अनुकरण द्वारा सीखकर लिखता है। जैसे मतलब कि डैश डैश, मतलब कुछ पंक्ति लिख दी, यहाँ पे जो है यहाँ पे पंक्ति लिख दी, फिर इसके आगे क्या डैश डैश लगा दिया, ठीक है, फिर यहाँ पे फिर और लिख दिया पैराग्राफ, ठीक। तो इस तरीके से जो बीच का है वो छात्र जो हैं देख देख के जो है उसका अनुकरण कर करके उसे लिखते हैं, उसे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अनुकरण मतलब अनुकरण, किसी को नकल करके लिखना है उसको, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगली विधि देखते हैं। उम्मीद है आपको अनुकरण जो है समझ में आ गई होगी। अब हमारी अगली विधि है, सेकंड नंबर विधि है पोस्टोलॉजी की रचनात्मक विधि। क्या है, पोस्टोलॉजी की रचनात्मक विधि। तो इस विधि के द्वारा 3 बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी होता है, ठीक है। आपको ये मत समझिए मैं बेफालतू में ये विधियाँ पढ़ा रही हूँ। आपको कभी कभी ऐसा हो जाता है केवल एक विधि के बारे में पूछ लिया जाएगा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जब तक आपको सारी विधि के बारे में पता नहीं होगा तब तक आप उस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी मैं आपको करा रही हूँ सारा इम्पोर्टेंट है, A to Z इम्पोर्टेंट है, आपको पेपर में कहीं से भी पूछ लिया जाएगा। और ये मैं आपके लिए DLED के साथ साथ आपके CTET लेवल के भी करा रही हूँ। तो आपको CTET में भी जो है ऐसे क्वेश्चन से जो है काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और पूछे गए हैं। आप उसके प्रीवियस ईयर उठा के देखिए, आप चाहे DLED का प्रीवियस ईयर उठाइए या आप CTET का प्रीवियस ईयर उठाइए, आपको कौशल जो भाषाई हमारे कौशल होते हैं, हमारे सारे कौशल होते हैं, उनमें से जो है क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाता है। तो अच्छे से जानेंगे पोस्टोलॉजी रचना जो विधि है इसके बारे में, तो आप ध्यानपूर्वक देखें इसे। और हमारे चैनल को जो है, हमारे इस प्रशिक्षु बैच को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो उससे जुड़ सकें और इस फ्री बैच का जो है फ़ायदा उठा सकें। और ये फ्री बैच हम आपके लिए ही लेके आए हैं और आप इसे शेयर करेंगे तभी इसका लोग जो है फ़ायदा उठा पाएंगे और इसका यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। अब चलो अपनी क्लास में आ जाते हैं। तो इस विधि में पहली विचारणीय बात यह है कि प्रत्येक वर्ण के निम्न आकृतियों के सहयोग से बनने के कारण छोटे छोटे भाग में पृथक्करण करना, ठीक है। पहले क्या करते हैं, उसका पृथक्करण करते हैं, फिर खाड़ी, टेढ़ी और एड़ी लकीर और वृत्त, अर्धवृत्त, उल्टा अर्धवृत्त, ठीक है, इत्यादि का प्रयोग करते हैं सबसे पहले हम इस विधि को जो है अपनाने के लिए। और इस विधि में दूसरे विचारणीय बात यह है, पहले हम जो खड़ी
मात्रा हैं, जो लाइन है, एड़ी टेढ़ी जो भी हैं, ऐसे वैसे वाली बच्चों को क्या है सिखाते हैं सबसे पहले इसमें। फिर दूसरी बार में क्या करते हैं, कठिनाइयों के क्रम अनुसार वर्णों का वर्गीकरण होना चाहिए। ठीक है, उदाहरण के लिए हिंदी में इनका कार्यान्वयन इस प्रकार किया जा सकता है जैसे ग, म, न, भ, झ, र, ड़, स, ए आदि। इस विधि में तीसरी विचारणीय बात इस विधि के अनुसार यह है कि विभिन्न आकृतियों का वर्ण बनाने के लिए एकीकरण करना। अतः इस प्रकार से रचनात्मक विधि 3 क्रियाओं पर आधारित होती है। तो कौन कौन सी ये हमारी 3 क्रिया हैं? आपसे कभी क्वेश्चन में पूछा जाए कि जो हमारी पोस्टोलॉजी रचनात्मक विधि है, इसके कौन कौन से 3 चरण हैं या किस प्रक्रिया द्वारा इसको कंप्लीट किया जाता है या पूरा किया जाता है, तो वहाँ पे पहली हमारी क्या होगी? पहली हमारी होगी, फर्स्ट हमारी होगी पृथक्करण, फिर सेकंड होगी वर्गीकरण, फिर होगी एकीकरण। पहली क्या होगी? पृथक्करण। सेकंड क्या होगी? एकीकरण। सॉरी, सेकंड हमारी है, पेन चेंज कर लेते हैं, वर्गीकरण। ठीक है, और थर्ड हमारी क्या है? थर्ड हमारी है एकीकरण। क्या है? एकीकरण। ये हमारी पोस्टोलॉजी जो रचनात्मक विधि है, ये इसके 3 जो हैं क्रियाएं होती हैं इस विधि को पूरा करने के लिए। पहले जो हम बच्चों को खड़ी लेटी, जो एड़ी टेढ़ी जो लकीरें वगैरह होती हैं वो सिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम उसके वर्णों का क्या है वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, उनकी जो कठिनाइयाँ हैं उनका वर्गीकरण करेंगे। और फिर तीसरे नंबर हम क्या है, उनकी जो है विभिन्न आकृतियों वर्णों को क्या है जोड़ देंगे। ठीक है, उनका एकीकरण कर देंगे। सही, तो इसके द्वारा हमारी जो पोस्टोलॉजी रचनात्मक विधि जो है वो कंप्लीट होती है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट विधि देखते हैं कौन सी है। इसके बाद हमारी अगली थर्ड नंबर विधि है, वो है माउंटेंसरी विधि। क्या है? माउंटेंसरी विधि। माउंटेंसरी विधि, तो देखते हैं इसमें क्या है। लिखना सीखने की विधि माउंटेंसरी एक मौलिक देन है। क्या है? एक मौलिक देन है। लिखना सीखने के लिए बालक को लकड़ी अथवा गत्ते से बने अक्षरों पर अंगुलियां फिराने को कहा जाता है। ठीक है, जब बालक की अंगुलियां गत्ते से बने अक्षरों या जम जाती हैं तब वह अक्षर लिखना सरलतापूर्वक सीख जाता है। ठीक है, और गत्ते के एक बड़े तख्ते पर वर्णों की आकृतियां बनाकर शिक्षक दे देता है। और फिर क्या होता है, छात्र शिक्षक के बालक जो हैं शिक्षक की सहायता से उन्हें काट लेते हैं और गत्ते में कटी हुई आकृतियां रह जाएंगी। अतः नीचे कागज रखकर खाली कटे हुए स्थानों पर क्या करते हैं बच्चे? कटे हुए स्थानों पर पेंसिल चलाने से नीचे के कागज पर क्या है वर्ण बन जाते हैं और वर्ण लिखने के लिए हाथ के परिचालन का अभ्यास भी बालक को ही हो जाएगा। यह एक रोचक विधि है और लेखन सिखाने की यह पद्धति वास्तव में प्रशंसनीय है। ठीक है, जैसे हम कोई गत्ता ले लेते हैं, बोर्ड ले लिए, ठीक है, उस पर आ की आकृति काट ली, ठीक है, फिर वो खाली हो जाएगा। फिर उस पर जो है पेंसिल से बच्चा बना सकता है या उंगली से बनाने की कोशिश कर रहा है। इससे क्या होगा, उसकी क्या होगी प्रैक्टिस होगी। क्या हो जाएगी? प्रैक्टिस हो जाएगी। और वो जो वर्ड्स हैं जो
वो अच्छे से बनाना सीख जाएगा। ठीक है, ये हमारी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट विधि है। क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट विधि है, और ये बहुत ही आपको पेपर में पूछी जाती है इसके बारे में। ठीक है, कि माउंटेंसरी विधि के बारे में बताइए क्या है, इसका वर्णन कीजिए, कि इसके द्वारा हम बच्चों को किस तरीके से समझा सकते हैं। या आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि माउंटेंसरी विधि जो है वो कौन से कौशल में यूज होती है, कि कौन से कौशल में जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो वहाँ पर आपको लेखन कौशल लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है? लेखन कौशल। उम्मीद है आपको थर्ड विधि जो है वो भी समझ में आई वो भी समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आ गई है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, और कोई प्रॉब्लम है तो भी आप कमेंट कीजिए, तो हम इसे थोड़ा अच्छे से और आपको बता पाएंगे। फोर्थ हमारी विधि है जैका टांग। क्या है? जैका टांग विधि। तो ये आपकी विधि जो आपको आपके सिलेबस में, आपको क्वेश्चन बैंक में भी नहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसको भी जानना आपको ज़रूरी है। क्या पता मास्टर के दिमाग की क्या कहाँ से वो दे दे। तो जैकार्ट विधि के माध्यम से लिखना सिखाने के लिए बालक को पठित वाक्य लिखकर दे दिया जाता है। जब एक शब्द बालक लिख लेता है तो स्वयं ही उसे शिक्षक द्वारा लिखाई हुई मूल प्रति से मिला लेता है। ठीक है, और अपनी अशुद्धियाँ का सुधार स्वयं करता है। जब किसी प्रकार पूरा वाक्य लिख चुका होता है तो फिर क्या करता है, उसे जो है स्मृति के आधार पर पूरा वाक्य लिखने को कहा जाता है, और मूल प्रति की सहायता से अंत में अपनी अशुद्धि का सुधार वह स्वयं करता है। जैसे हम पहले जो है, हम टीचर्स जो हैं इमला करवाते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे इमला लिखवा दें तो भी उसका यूज करवा सकते हैं। और इमला लिखने में जो अशुद्धियाँ आती हैं, क्या आती हैं? अशुद्धियाँ आती हैं, उनको आप क्या है 2-3 बार लिखवा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 2-3 बार लिखवा सकते हैं। इससे जो हमारी जो अशुद्धियाँ आई हैं लिखने में, उनका क्या है, सुधार हो जाएगा। और इसके लिए बच्चा खुद ही ढूंढेगा, स्वयं ही ढूंढेगा, और स्वयं ही उसका क्या है, उसका सुधार करेगा, उसकी अशुद्धियों को दूर करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट विधि की तरफ चलते हैं। अब हमारे टारगेट एग्ज़ाम ओनली को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारे इस फ्री प्रशिक्षु बैच से जुड़ सकें। आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, कमेंट आपके बहुत ज़रूरी हैं, ये हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करेंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट विधि की तरफ। अब हमारी फिफ्थ विधि है, कौन सी विधि है? फिफ्थ हमारी विधि है विश्लेषण विधि। क्या है? विश्लेषण विधि, ये हमारी फिफ्थ विधि है। तो देखते हैं क्या है। विश्लेषण विधि में लेखन शिक्षण वाक्य शब्द इन दो क्रमों में चल सकता है। दोनों क्रमों को रोचक बनाने के लिए चित्रों की सहायता से भी ली जा सकती है। इन चारों विधियों को क्रमशः शब्द विधि, वाक्य विधि और क्या है, चित्र विधि भी कहा जाता है। हमारी जो विश्लेषण विधि होती है इसको हम शब्द विधि, वाक्य विधि और चित्र विधि के नाम से भी जानते हैं। किस विधि के नाम से? शब्द विधि, और चित्र विधि और एक आपकी क्या होगी, वाक्य विधि। ठीक है, तो ये हमारी क्या होंगी, ये विश्लेषण विधि की जो है 4 विधियां होती हैं। सही है, आगे देते हैं विश्लेषण विधि वाचन शिक्षण, थोड़ा रफ करते हैं। विश्लेषण विधि वाचन शिक्षण की दृष्टि से अधिक उपयोगी है। वाचन मतलब बोलने की दृष्टि से उपयोगी है ये। ठीक है, लिखने के साथ साथ बोलने की दृष्टि से भी जो उपयोगी है, लेकिन लेखन शिक्षण हेतु अधिक उपयोगी नहीं है।
क्योंकि लिखने में अक्षर विशेष पर ध्यान जो है करना पड़ता है। संपूर्ण वाक्य का आकार जो है विद्यार्थियों की दृष्टि परिधि से बाहर हो जाता है और लेखन शिक्षण की दृष्टि से ये जो है विधि कठिन है। तो विश्लेषण विधि हमारी जो है ये आपकी सबसे ज़्यादा उपयोग जो वाचन शिक्षण में बहुत उपयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन आपकी जो लेखन शिक्षण है इसमें जो है थोड़ा कठिन है इसके लिए। तो यहाँ पर हमने जाना विश्लेषण विधि के बारे में। अब हम नेक्स्ट विधि की तरफ चलते हैं। अगली विधि हमारी क्या होगी? अगली विधि हमारी है संश्लेषण विधि। क्या है? संश्लेषण विधि है। तो संश्लेषण विधि के अंतर्गत पहले वर्ण, फिर शब्द और अंत में वाक्य लिखाना सिखाया जाता है। वर्णमाला से परिचित कराने के बाद वर्णों से मिलकर बनने वाले शब्दों को लिखना सिखाया जाता है। जैसे पहले हम वर्णमाला सिखाएंगे बच्चों को। क्या? आ, क, ख, ग, फिर ये सिखाएंगे। फिर इसके बाद सिखाएंगे का, ला, काला, कल। क्या सिखाएंगे? दो वर्णों को जोड़कर सिखाएंगे उसे कि उसे हम किस टाइप से बोलते हैं। फिर ऐसे हम थर्ड वर्ड जोड़ देंगे कमल, कमल। क्या कह देंगे? कि कमल। 3 वर्डों को जोड़ के लिखो। ठीक है, इस प्रकार से हम इसमें सिखाते हैं। इसीलिए इसे संश्लेषण विधि कहा जाता है। क्या है? इसीलिए इसे कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसे वर्ण, शब्द, वाक्य विधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ण विधि, शब्द विधि, वाक्य विधि के नाम से भी इसे जाना जाता है। वर्ण 3 प्रकार से प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अब वर्णों को हम कितने प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं इस विधि के द्वारा, संश्लेषण विधि के द्वारा? 3 प्रकार से। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है। वर्णमाला विधि द्वारा निश्चित क्रम के अनुसार। ठीक है, आ ई के अनुसार। और एक सी आकृति वाले वर्ण एक साथ समूह विधि, जैसे आ ओ अंगा। और चित्राक्षर विधि द्वारा जिस वस्तु का नाम उस वर्ण से आरंभ होता है उसके चित्र के साथ संबंध स्थापित करते हुए संश्लेषित करता है। ठीक है, जैसे आ से अमरूद, का से कबूतर, खा से खरगोश। ये हमारी क्या है? संश्लेषण विधि का जो एक एग्जाम्पल होती हैं। ठीक है, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि एक बच्चा जो है वो आ से अमरूद और का से कबूतर, खा से खरगोश इस टाइप से सीख रहा है, तो टीचर जो है उसने उसे सिखाने के लिए किस विधि का यूज किया है? आपको घुमा के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वहाँ पर आपको बताना होगा कि संश्लेषण विधि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और हमारी वर्तमान पाठ्य पुस्तकें चित्राक्षर विधि द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, कैसे? चित्राक्षर विधि के द्वारा ही लिखी जाती हैं। और चित्राक्षर विधि सबसे अधिक रोचक है। क्या है? सबसे अधिक रोचक है। यह वर्ण का संबंध सार्थक वस्तु के साथ जोड़कर वर्ण को भी सार्थक बना देती है। ठीक है, ये हमारी जो संश्लेषण विधि होती है, ये चित्राक्षर विधि जो है इसे हम चित्राक्षर विधि भी कहते हैं। और ये बहुत ही क्या है? रोचक है। सबसे अधिक क्या है? रोचकता है। और जो वर्ण को जोड़ना है उसके जोड़ को क्या बनाती है? सार्थक बनाती है। ठीक है, और लेखन शिक्षण प्रारंभ करने की दृष्टि से संश्लेषण विधि जो है सर्वश्रेष्ठ विधि है। कैसी विधि है? तो संश्लेषण हमारी विधि कैसी है? सर्वश्रेष्ठ विधि है। कैसी विधि है? सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट विधि हमारी कौन सी है। आप सोच रहे होंगे मैम कितनी सारी विधियां लेके आ गई हैं, लेकिन बेटा आपको इन सब में से जो है पूछा जाता है। आपको कभी अगर बीच में से कोई विधि पूछ ली तो आप तो यही कहेंगे कि आपने ये नहीं कराया, तो हम तो आपको सभी कराएंगे। ठीक है, अब चाहे वो पढ़ने में बोरिंग हो या कैसा भी हो,
अब हमारी 7वीं विधि है, वो क्या है? मनोवैज्ञानिक प्रणाली या मनोवैज्ञानिक विधि भी कह सकते हैं, ठीक है। तो लिखना सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक विधि क्या है? एक विशेष महत्व है। मनोवैज्ञानिक विधि में वर्णमाला के अक्षर तथा शब्द आदि सीखने की अपेक्षा पूरा वाक्य बोलना तथा लिखना सिखाया जाता है, ठीक है। क्या है? पूरे वाक्य को लिखना बोलना जो है इसके द्वारा सिखाया जाता है, ठीक है। और बालक जब पूरे वाक्य बोलने लगते हैं तथा उनकी कर्मेंद्रियां तथा ज्ञानेंद्रियां मजबूत हो जाए तो उसे पढ़ने व लिखने के लिए भी तैयार करना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, चलिए। यहाँ पर हमारी जो विधियाँ थी वो कंप्लीट हो गई हैं। अब नेक्स्ट हमारी हेडिंग इसमें होगी, वो होगी लिखना सीखने में ध्यान देने योग्य बातें, कि जब हम लिखना सीखते हैं तो हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। एक ये स्टूडेंट के हिसाब से भी जो बहुत इम्पोर्टेंट है, और अगर टीचर के हिसाब से भी जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो पहले नंबर क्या होना चाहिए? बैठने का ढंग। हमारा बैठने का ढंग अच्छा नहीं है तो हमारी जो लिखावट है वो भी अच्छी नहीं होगी। कैसी नहीं होगी? अच्छी नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि अपने लेखन सीखने में ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी रखनी चाहिए, कि किन किन बातों का ध्यान रख के हमें जो है लेखन करना चाहिए। तो इसमें पहला हमारा क्या होगा? बैठने का ढंग। क्या है? बैठने का ढंग। कि अगर आपका बैठने का ढंग अच्छा नहीं होगा तो आप अच्छे से लेखन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपकी जो लिखावट है वो अच्छी नहीं आ पाएगी। तो देखते हैं इसमें क्या है। बच्चों को लिखना सिखाने से पूर्व सीधे बैठने का अभ्यास कराना आवश्यक है, ठीक है। और झुककर बैठने से क्या होती है? रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है। इसके अलावा आंखों पर अधिक बल पड़ता है। यदि चौकी पीढ़ा टेबल आदि ना हो तो भूमि पर बायां घुटना मोड़कर वज्रासन में बैठकर दाएं कंधे पर स्लेट अथवा कॉपी रखकर लिखना चाहिए, ठीक है। और कॉपी किसी आधार पर रखनी चाहिए, मतलब किसी का सहारा लेके हमें जो है कॉपी को रखना चाहिए, ठीक है। और आधार को सीधा होना चाहिए, मतलब जो चीज़ हम जिस पे रख के पढ़ रहे हैं या वो एकदम से सीधा हो, ठीक है। कॉपी को टेढ़ा करके लिखना गलत आदत होती है, ठीक है। जैसे आप कुछ लोग क्या करते हैं, कॉपी को टेढ़ा कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी को टेढ़ा कर लिया और फिर उसको लिखने लगे इस टाइप से, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना, हमें कॉपी को जो है सीधा रखे ही जो है उसको लिखना है। और यही जो तरीका होता है ये राइट तरीका होता है, ये आपका गलत तरीका होता है, ठीक है। अब और देखते हैं दूसरा क्या है इसमें। दूसरा कौन सी बात का ध्यान देना चाहिए? दूसरी हमारी है दूरी। क्या है? दूरी है हमारी, ठीक है। तो सीधे बैठकर सीधे बैठकर पटिया स्लेट अथवा कॉपी को आंखों से 25 सेंटीमीटर या 14 इंच की दूरी पर रखकर लिखना चाहिए। कभी आपसे पूछा जा सकता है कि लिखते समय हमें कितनी दूरी रखनी चाहिए, ठीक है। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको याद आप रखिए कि 35 सेंटीमीटर की, अगर सेंटीमीटर में पूछे तो 35 होगा, अगर इंच में पूछे तो 14 इंच होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो थर्ड इसमें है कलम पकड़ने का तरीका, कि जो पेन है उसको हम किस तरीके से पकड़ें, ठीक है। ये पेन है, इसको किस तरीके से पकड़ें, तो इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो कलम को उचित ढंग से पकड़ा जाए। कलम तर्जनी, मध्यमा और
अंगूठे के बीच हो और बीच से 1 इंच ऊपर हो। ठीक है। बच्चे द्वारा कलम इस प्रकार पकड़ी जाए कि अंगुलियों को ब्रशों के आकार के अनुसार घुमाया फिराया जा सके। ठीक है। और क्या है, हाथ को अनिष्टिका के सहारे पुस्तिका पर घुमाया जाना चाहिए। हाथ की कुहनी शरीर की ओर ही रहनी चाहिए, शरीर की ओर जो है रहनी चाहिए। इससे क्या होगा, दूरी करके तिरछे ढंग से चलाना जो होता है उचित होता है। लिखते समय कलाई घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कि कलाई घुमाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारी उंगलियां ही जो हैं अपने तरीके से घूमेंगी। ठीक है। और कलाई लेखन के साथ आगे चलाया जाना चाहिए, मतलब कलाई को आगे चलाना चाहिए, ना कि ऐसे गोल गोल घुमाना चाहिए हमें। ठीक है। आगे लिखते लिखते ऐसे ऐसे करके इस टाइप से चलाना चाहिए हमें। ठीक है। और लिखते समय कलाई, ठीक है, और हथेली को तभी पीछे हटाना चाहिए जब नवीन पंक्ति आरंभ करना हो। ठीक है। हथेली को हम तभी हटाएंगे जब जो है हम नई पंक्ति को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ये मिटा दे रहे, वरना आप कहेंगे ये कैसा, मैम ने कैसी आर्ट बनाई है। और अगला इसका पॉइंट है शिरोरेखा। क्या है, शिरोरेखा। तो इसमें है ब्रश के ऊपर लगाई जाने वाली रेखा की शिरोरेखा कहा जाता है। जो किसी शिरोरेखा देखें तो वर्ण के ऊपर लगाई जाने वाली रेखा को शिरोरेखा कहा जाता है। जो हम इस टाइप से लगाते हैं वर्ण के ऊपर, ये क्या होती है, शिरोरेखा होती है। और हम इसे अगर ऐसे ऐसे लगा लेते हैं तो ये गलत तरीका होता है, ये हमारा राइट तरीका होता है। तो डिजाइन वगैरह कुछ लोग बना देते हैं, इस टाइप से लिखते हैं। ठीक है, इस टाइप से, सही है। ये तरीका जो होता है गलत होता है, हमें एक सीधी ही लाइन लिखनी है ऊपर। ठीक है, शिरोरेखा सीधी लिखनी है। वर्ण पर, ये वर्ष नहीं है आपका, वर्ण आएगा। ठीक है, क्या है, वर्ण होगा, इसको आप करेक्ट कर लेना। वर्णों पर शिरोरेखा का प्रयोग अवश्य होना चाहिए। शिरोरेखा की लंबाई दूरी वर्ण के दोनों और वर्ण की चौड़ाई के कितने होना चाहिए, 1/3 निकली होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको कभी पूछा जा सकता है कि कितनी वर्णों की चौड़ाई होनी चाहिए। ठीक है। और वर्ण बाएं से दाएं की ओर लिखे जाते हैं। ठीक है, इधर से इधर की ओर लिखे जाते हैं, ना कि इधर की ओर लिखे जाते हैं। ठीक है। और वर्ण पर शिरोरेखा लगाने के पश्चात मात्रा लगानी चाहिए। ठीक है, पहले हम लाइन खींचेंगे, उसके बाद ही हम उसको क्या है मात्रा टिक करेंगे। ठीक है, हम थोड़ा ये रफ कर देते हैं, ये थोड़ा गंदा सा लगने लगता है बोर्ड हमारा। ठीक है, अब देखते हैं अगली इसमें क्या हमें ध्यान रखने योग्य बातें हैं। वो है 5th नंबर है, क्या है, अक्षर की सुडौलता। क्या है, अक्षर की सुडौलता। तो देवनागरी लिपि में प्रत्येक अक्षर को बनाने का एक विशेष ढंग है। ठीक है, जब अक्षर उचित तरीके से बनाया जाते हैं तो वे देखने में क्या है, सुंदर और सुडौल लगते हैं। ठीक है, जब अच्छे से हम अक्षर को ही नहीं बनाएंगे तो वो देखने में अच्छे नहीं लगेंगे। ठीक है, तो हमारी लिखावट भी अच्छी नहीं आएगी, सुंदर नहीं आएगी। तो इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अब आगे चलते हैं। आगे इसके उदाहरण है। पहला इसमें है कि का वर्ण को बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि का के मध्य में पाई के बायां और भाग पाई के बीचों बीच और सुड़ी का दाहिनी ओर मध्य भाग से निकालकर मध्य पाई के बराबर लटकाई जाएगी। बाएं और दाएं दोनों ओर की मोटाई जो है बराबर होनी चाहिए। ठीक है, का लिखते समय जो है हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम ऐसे का लिखते हैं तो इसकी और इसकी, ठीक है, जो इन दोनों के बीच की जो वो होती है
तो ये दोनों जो है एक एक जैसे होना चाहिए। इसको हम ऐसे करके नहीं लिख सकते कि ऐसे करके कुछ लिख लेते हैं, ऐसे का करके स्टाइल बना देते हैं, ऐसे नहीं करना। इसको हमें का को लिखते समय कुछ बातों का जो है इनका ध्यान रखना चाहिए। सेकंड इसमें क्या है, इसी प्रकार खा बनाते समय यह ध्यान रखना होगा कि खा में रा का क्या है, खा में रा का निकला शिरा बा के निचले भाग से जोड़कर खा अक्षर बनेगा। ठीक है, खा शुद्ध रूप से तथा रब अशुद्ध रूप है। ठीक है, इसका ये रूप क्या है, अशुद्ध है। अगर हम खा को इस टाइप से लिखते हैं तो ये क्या होता है, अशुद्ध रूप होता है। और हम अगर खा को इस टाइप से लिखते हैं तो ये क्या होता है, शुद्ध रूप होता है। ऐसे घुमा के इस टाइप से ऐसे करके बा को लिखना, ये शुद्ध होगा, ये आपका शुद्ध माना जाएगा। ठीक है, तो खा को लिखते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और गा देखते हैं, गा को एक छोटी और दूरी इससे थोड़ी बड़ी पाई और मोटी पाई में एक गोला घुंडी बनेगी। ठीक है, क्या बनेगी, घुंडी बनेगी। क्या मतलब, एक तो ऐसे बनेगा और इसको ऐसे करके इस टाइप से बनाना है। ठीक है, तो ये आपका राइट होगा। और चौथा नंबर देखते हैं, चौथा इसका उदाहरण है घा। घा वर्ण को बनाने हेतु भा के दो मोड़ों में पहला मोड़ पाई के अगले भाग और दूसरा मोड़ भी आधे भाग से क्या है, आरंभ होकर नीचे की खड़ी पाई से थोड़ा ऊपर ही रहेगा। ठीक है, इसकी अंत पाई दोनों मोड़ों से थोड़ा सा नीचे रहेगी। ठीक है, ये आपको घा बनाने का तरीका है। का, ख, ग, घ। यहाँ पर हमने जो है चारों तरीके देखे हैं कि किस टाइप से हमें इनको बनाते समय ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे हमने जो है क, ख, ग, घ देखा कि उनके लिए क्या क्या किस तरीके से हमें अक्षर को बनाना चाहिए। अब हम डा देखते हैं। अब हम अड़ा देखते हैं। तो अड़ा की आकृति क्या है, अड़ा की जो आकृति होती है वो 3/2 के भाग में होगी। ठीक है, उसकी आकृति क्या, 3/2 के भाग में होगी। ठीक है, ऐसी चा जो है पाई के बीच भाग में लिखा जाता है, पाई के बीच के भाग में लिखा जाता है। जैसे चा लिखा हमने तो इस टाइप से बीच वाले भाग में, ये जो पाई का जो बीच वाला भाग है इसमें हमारा जो है चा लिखा गया है। ठीक है, ऐसी छा है, छा का पहला मोड़ जो है अर्धभाग और दूसरा मोड़ के मध्य के ऊपर जो है निचली पंक्ति को झुकता हुआ नीचे से ऊपर की ओर जाकर मध्य के मोड़ को स्पर्श करता हुआ जो है पुनः नीचे की ओर जो है मोड़ दिया जाता है। ठीक है, छा आपने देखा ही होगा कैसे किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, तो इसकी आकृति जो है 1/3 मोड़ के पश्चात वृत्ताकार होकर नीचे की पंक्ति को स्पर्श करनी होनी चाहिए। ठीक है, इसी गोलाकार भाग के ठीक नीचे से जो है स्पर्श कर ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा लगाई जानी चाहिए। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं। अब 9 नंबर हमारा है था और भा। था और भा को गोल मुंडी शिरोरेखा के बराबर लगाकर थोड़ा ऊपर अंत पाई के बीच बराबर में घुमाकर अंत पाई में जोड़ देते हैं। ठीक है, अंत वाली पाई में जो है जोड़ देते हैं, थोड़ा सा मुड़ा लिया उसे जोड़ दिया इस टाइप से। ये देखो है, पेन का कलर चेंज करते हैं। और इसी प्रकार समस्त आकृतियों को सही तरीके से लिखने से ही लिपि में सुडौलता आती है। चतुस्तरीय लेखन से वर्णों को उचित अनुपात में जो है लिखना आसान होता है। ये आपका वर्ण होगा।
यहाँ पर थोड़ा जो टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप परेशान ना होइए कि मैंने मिस्टेक की है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर जो हमने जो सुडौलता थी उसके बारे में देख लिया कि अक्षर में किस टाइप से सुडौलता लानी चाहिए। अब आगे देखते हैं। अब आगे हमारा है ऊपर और नीचे खाने में मात्रा को के लिए स्थान होता है। ठीक है, ऊपर नीचे खाने में क्या होता है, मात्रा के लिए स्थान होता है। तो ये पॉइंट हमारा है उचित दूरी। तो वर्ण मात्राओं, शब्दों, पंक्तियों आदि को उचित दूरी लेख में सौंदर्यता लाती है। ठीक है, अगर हम उचित दूरी से लिखेंगे, अच्छे से लिखेंगे, तो क्या होगा, जो हमने लिखा है उसमें क्या सुंदरता आएगी। ठीक है, और अगला है वर्ण की दूरी। वर्ण की दूरी वर्ण के वर्ग के मध्य एक पाई की दूरी होनी चाहिए। ठीक है, एक पाई की जो है दूरी होनी चाहिए, किसी वर्ण को हम लिख रहे हैं तो। वर्ण और मात्रा के मध्य में भी एक पाई की दूरी होनी चाहिए, जैसे राम। ठीक है, जैसे क्या हो गया, राम। और थर्ड इसमें है कि शब्द से शब्द के बीच की दूरी 2 पाई के बराबर होनी चाहिए। जो शब्द से शब्द के बीच की दूरी जो होती है वो 2 पाई के बराबर होनी चाहिए। जैसे राम सीता, जैसे हमने राम और सीता लिखा, इसे लगा रहे हैं, जैसे हमने राम और सीता लिखा। ठीक है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। सीता रखा लिखा, तो इसके जो बीच की दूरी है, ये जो बीच में जो दूरी है वो 2 पाई की होनी चाहिए। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट इसका है 2 पंक्तियों के मध्य की दूरी विराम चिन्हों को जोड़कर 4 पाई की दूरी के बराबर होनी चाहिए। जैसे राकेश आओ, मोहन आओ। जैसे राकेश आओ, राकेश आओ, और क्या है, मोहन आओ। ठीक है, ये मोहन आओ। हिट क्यों रहा है, मोहन आओ। तो ये जो विराम चिन्ह लगा है, इसके जो बीच की जो दूरी है यहाँ की, ये दूरी, तो ये कितनी पाई की होनी चाहिए, ये 4 पाई की कम से कम होना चाहिए, तभी ये लिखा हुआ जो है सुंदर लगेगा। अगर हम इसको बिल्कुल चिपका चिपका के लिख देंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। अब ऐसे ही आगे देखते हैं। फिफ्थ इसमें पॉइंट है, एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी इतनी ही कि ऊपर की जो पंक्ति है के वर्ण के नीचे लगे और मात्राएं और नीचे की पंक्ति की शिरोरेखा के ऊपर लगी मात्राएं परस्पर नहीं मिले तथा उनके मध्य कुछ स्थान बना रहे। कि हम जब किसी वर्ड को लिख रहे हैं तो मात्रा जो है उनको मिले ना। ठीक है, जैसे हमने ऊपर लिख दिया राकेश लिख दिया। ठीक है, चलो कुछ और लिख लेते हैं। जैसे हमने लिखा राम लिखा। ठीक है, राम लिखा, अब इसके नीचे हमने एक और वर्ड लिख दिया, सीता लिख दिया मान लो। तो इस टाइप से नहीं होना चाहिए कि ये मात्रा जाके इसमें मिल जाए, तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा हमारा, ये रॉन्ग तरीका हो जाएगा लिखने का। ठीक है, तो इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और छठा नंबर है विराम चिन्ह की दूरी 2 पाई की दूरी के बराबर होनी चाहिए। जैसे रुक्मणी, क्या है, रुक्मणी, तो विराम चिन्ह लगा है रुक्मणी में, तो इसके जो बीच की जो दूरी है वो 2 पाई की होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। हमारी यहाँ पर क्लास कंप्लीट होती है। आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या है, शेयर किए हमारे इस प्रशिक्षु बैच को। किसको,
हमारे इस प्रशिक्षु बैच को जो है शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या है, शेयर करें, लाइक करें। इससे हमें पता चले कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही हैं, ठीक है। और ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तभी आप डीएलएड में अच्छा स्कोर पा सकेंगे। और ये क्लासेस आपकी केवल डीएलएड के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, इसके साथ साथ आपको जो है आपका सीटेट भी हो, सीटेट की तैयारी भी होती रहेगी अगर आप इन्हें अच्छे से देखेंगे। क्योंकि सीटेट की तैयारी हम अपने बीटीसी के डीएलएड के साथ साथ ही करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। एक तरफ हमारा डीएलएड होता रहेगा और एक तरफ हमारा जो है सीटेट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वैकेंसी का कुछ पता नहीं है कि कब आके टपक जाए, तो तैयारी तो हमें पहले से ही रखनी है ना। तो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको मतलब मेरा पढ़ाई हुआ कैसा लगता है। कि आपको कोई परेशानी है तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको जो है सोल्यूशन निकाला जाएगा। ओके, धन्यवाद।